जीव विज्ञान की दिग्गज कंपनी सेंडोज ने कहा है कि वह हैदराबाद में एक और वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगी और इस केंद्र में कुल 1800 कर्मचारी काम करेंगे। साथ ही जीनोम वैली में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला स्थापित करने की बात कही है। प्रगति भवन में मंत्री केटीआर से मुलाकात करने वाले सेंडोज कंपनी के सीईओ रिचर्ड सेनोर के प्रतिनिधिमंडल ने यह खुलासा किया है कि मंत्री केटीआर ने कंपनी को वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने हैदराबाद फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने के मामले को देखने की अपील की है। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना सरकार जीवन विज्ञान के क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में विकास हासिल करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक इस बार की बजट बैठकें राज्यपाल तमिलिसाई के अभिभाषण से शुरू होगी। इस संदर्भ में राज्यपाल तमिलिसाई ने राज्य सरकार को बजट भाषण में कई बदलाव करने की सलाह दी है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी से तथ्य का पालन करने को कहा है। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि बजट भाषण तमिलिसाई के निर्देशानुसार तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे भाषण में मौजूदा तथ्यों का पालन करेंगे और राज्यपाल 3 फरवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने बिना राज्यपाल के अभिभाषण के बजट बैठकें करने का फैसला किया था। जब राज्यपाल ने बजट को मंजूरी नहीं दी और हाईकोर्ट में अपील की तो रोमांचक घटनाक्रम हुए। इसके बाद सरकार ने लंच मोशन याचिका वापस ले ली। सरकार की ओर से मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी और अधिकारियों ने राजभवन जाकर चर्चा की और बजट बैठकों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच सुलह हो गई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सरकार ने बजट बैठकों की तारीखों पर स्पष्टता दी है। भेड़ एवं बकरी विकास निगम के अध्यक्ष दुदिमेटला बालराजू यादव ने कहा कि भेड़ एवं बकरी विकास महासंघ के तत्वाधान में जल्द ही मटन कैंटीन शुरू की जाएगी और मंत्री तलसानी ने संगठन की अध्यक्षता में भेड़ और बकरी संघ की वार्षिक प्रगति का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने कैलेंडर का भी विमोचन किया। बालराजू ने कहा है कि केसीआर के निर्देश पर तलसानी के नेतृत्व में भेड़ वितरण योजना ने देश भर में बहुत नाम कमाया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को विभिन्न राज्यों से सराहना मिली है। दुदिमेटला बालराजू ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने तेलंगाना का दौरा किया और योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति की सराहना की है। इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के निदेशक, भेड़ और बकरी संघ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रामचंद्र, तेलंगाना पशुपालन के सीईओ डॉक्टर मंजुआनी, डॉक्टरों संघ के प्रतिनिधियों और महासंघ के अधिकारियों ने भाग लिया। सीएम केसीआर संविधान का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बार बार संविधान का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने केसीआर पर न केवल विधायकों और सांसदों बल्कि राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी सम्मान करने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि संसद में राष्ट्रपति के बजट भाषण का बहिष्कार करने के लिए 12 सांसदों को केसीआर का आह्वान संवैधानिक संस्थानों और संवैधानिक पदों के लिए केसीआर सरकार के सम्मान का प्रमाण है। किशन रेड्डी ने कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी वर्ग से द्रौपदी मुर्मू महिला राष्ट्रपति बनने पर इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और संसदीय बजट सत्र की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि संविधान को लेकर केसीआर को स्वाभिमान नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहिष्कार करने के लिए सांसदों से कहा उनके रवैये को दर्शाता है। मंत्री केटीआर ने पूछा है कि क्या केसीआर ने हुजूराबाद में इटला को नहीं लाया था। कहा जाता है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज जो पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने भी नहीं लिया था। पीएम मोदी से पूछा है कि क्या वह भगवान है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि जब 700 किसान मर गए तो प्रधानमंत्री को दया नहीं आएगी, लेकिन अपने दोस्त का हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज माफ करवाया। मंत्री केटीआर ने ऐलान किया है कि देश की सारी दौलत निवेशकों को देकर जनधन की लूट खसोट की जा रही है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है। पीयूसी के अध्यक्ष जीवन रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केसीआर पर भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद द्वारा की टिप्पणी का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि निजामाबाद के सांसद अरविंद राजनीति में कुसंस्कारी है। अरविंद जो पानी पीते हैं वह केसीआर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिस सड़क पर चलते हैं वह सड़क सीएम ने ही बनवाई है। अरविंद का दिमाग सटिया गया है, वह मूर्ख की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या अरविंद जानते हैं कि केटीआर ने दावोस जाकर क्या किया है। आईटी के बारे में अरविंद जैसे ज्ञानी को क्या मालूम है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि झूठ बोलने पर अरविंद की जुबान काट ली जाएगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने बीसीसीआई महासचिव जय शाह का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से पद पर बने रहने को लेकर आलोचना की है। अमित शाह के बेटे जय शाह का कोर्ट की अनुमति से पद पर बने रहना अचंभित करता है। एक आम सभा की बैठक तुरंत आयोजित की जानी चाहिए और एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए। नवगठित गवर्निंग काउंसिल के चुनाव लड़ने और जीतने के लिए एक चुनौती दी गई है। वही बीसीसीआई का जय शाह जनरल सेक्रेटरी है, वो अमित शाह का बेटा है। उनका 3 साल कंप्लीट हो गया। उनको सितंबर 30 उनका डेट टाइम था। सितंबर हो गया, 30 को उन्होंने रीजन करना था, नया इलेक्शन होना था, नए लोग चुनना रहता था। अगर उन्होंने ठहरना है तो फिर भी ठहर सकता। उन्होंने सेकंड टाइम भी चांस है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हो गए। अभी उन्होंने डिस्प्यूट के नाम पे कोर्ट से ऑर्डर लेके चला रहा। ये कब तक चलेगा? लोधा कमेटी क्या बोले, जब भी उनका टर्म होता है इमीडिएट इलेक्शन लगा। उसके क्या डिस्प्यूट बोले तो डिस्प्यूट कोई भी चालू करता, आने वाला नया ऑफिस बेरर चालू करते, नहीं तो इलेक्शन कमीशन है वो चालू करते। इसके नाम पे नहीं करना है। इससे क्या होता, स्टेटों में भी झगड़ा शुरू हो जाता। अरे अमित शाह इलेक्शन नहीं लगा तो हम कहीं को लगाया कि ये प्रॉब्लम होता बोल के मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं एज ए क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के नाते राजीव गांधी का प्रोग्राम गए 15 साल से मैं अंडर 19, अंडर 14, अंडर 17 करूँगा। तो राजीव गांधी ये एशियन गेम्स कराने वाला था। उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो 1920 क्रिकेट टूर्नामेंट भी मार्च में करना चाह रहा हूँ। जब ये प्लीनरी सेशन अगर फरवरी हो तो मैं मार्च में करूँगा। आम आदमी पार्टी तेलंगाना सर्च कमेटी की अध्यक्ष इंदिरा शोभन ने आप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र आपसी योजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा है। ऐलान किया गया है कि सीएम केसीआर के साथ केजरीवाल की दोस्ती के विरोध में यह फैसला लिया गया है। आम लोगों की पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का मानना है कि तेलंगाना की जनता को धोखा देने वाले केसीआर के साथ जाने का फैसला करने से आपकी विचारधारा को बल मिला है। इंदिरा शोभन ने खुलासा किया है कि केजरीवाल द्वारा बीआरएस के फैसलों की आलोचना के बाद उनका दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि खम्मम की सभा में शामिल होने पर ही उन्होंने केजरीवाल के सामने अपनी शंकाएं रखी है। उन्होंने आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को काटने के लिए बीआरएस और आम आदमी के बायकॉट का जिम्मेदार ठहराया। अम्बेडकर की तस्वीर वाले केजरीवाल ने संवैधानिक पद पर आसन राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया और कार्यालय के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। हैदराबाद में 11 फरवरी से होने वाली फार्मूला रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस बार तेलंगाना की विकास संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है। एक लेजर शो, एक फार्मूला ई रेस होने वाली है और टैंक बंद क्षेत्र बहुत सारी गतिविधियों से भरा हुआ है। दूसरी ओर इस फार्मूला में टिकट बुक माई शो पर पहले से ही बिक रही है। हैदराबाद में हमेशा इंतजार करने वाली इस फार्मूला रेस की तैयारी चल रही है। स्पोर्ट्स कारों के हुसैन सागर की सड़कों पर उतरने का समय नजदीक आ रहा है। इसके लिए एनटीआर गार्डन से आईमैक्स के जरिए 2.8 किलोमीटर का स्ट्रीट सर्किट तैयार किया जा चुका है। एक लेजर शो, एक फार्मूला ई रेस होने वाली है और टैंक बंद क्षेत्र बहुत सारी गतिविधियों से भरा हुआ है। फार्मूला ई रेस 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस बार तेलंगाना की विकास संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है और इन प्रतियोगिताओं को सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हैदराबाद हुसैन सागर पर इंटरनेशनल फार्मूला ई रेस की तैयारी कर रहा है। एनटीआर गार्डन, पीपल प्लाजा, सचिवालय, मेन कंपाउंड, आईमैक्स होते हुए 2.8 किलोमीटर का स्ट्रीट सर्किट पहले ही पूरा हो चुका है। 11 फरवरी को होने वाली प्रतियोगिताओं को देखते हुए सड़क का फाइनल टच दिया जा रहा है। बैरिकेड्स को रंगा जा रहा है। इस रेस में 11 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें हिस्सा लेंगे। बाइक चालक दिखाए गए काबिलियत ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उन इलाकों में एक सप्ताह की शुरुआत से यातायात प्रतिबंध लागू हो जाएगा और स्ट्रीट सर्किट के दोनों ओर दर्शकों के लिए बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स और गैलरी तैयार की जा रही है। आईमैक्स के बगल में कार शेड और वीआईपी गैलरी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ई रेस फार्मूला के टिकट बुक माई शो में पहले से ही बिक रहे हैं।
प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए हुसैन सागर में नया माहौल लाया जा रहा है। हुसैन सागर के अंदर पानी पर तैरता म्यूजिकल फाउंटेन और 7 करोड़ की लागत से लेजर शो लगाया जा रहा है। इनसे संबंधित कार्य समाप्त हो गए हैं। ये प्रतियोगिताओं से 4 से 5 दिन पहले शुरू हो जाएगी। लेजर शो में हैदराबाद के सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा और उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही नावों पर जाने का मौका मिल रहा है और इसके अलावा सड़क किनारे खड़े पर्यटन इस शो को मुफ्त में देख सकते हैं। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। फॉर्मूला ई रेस के बाद म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो होगा। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष माहेश्वर रेड्डी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव झूठे वादों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है जहां कांग्रेस नेताओं के साथ हैदराबाद के कोत्तापीठ में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। हरीश राव ने घोषणा की है कि हैदराबाद के आसपास 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि वह यह पता लगाने के लिए मैदानी स्तर पर निरीक्षण के लिए आए हैं कि निर्माण कितना आगे आया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास हुए 9 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। माहेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मंत्री हरीश राव ने निर्माण जारी रहने की बात कही है और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने अस्पताल के निर्माण के लिए कहीं पर भी मिट्टी की खुदाई नहीं की है, लेकिन 1200 करोड़ रुपए की लागत से सचिवालय का निर्माण पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस ने चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। लोग को झूठे आश्वासन देकर गुमराह किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर चार्जशीट जारी की गई है। चार्जशीट पर सफाई देते हुए हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद की चारों दिशाओं में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की बात कही है और क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान माहेश्वर रेड्डी ने परिसर में पौधे रोपे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र को संबोधित किया है। हालांकि बीआरएस सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। बीआरएस नेताओं ने व्यवहार पर भाजपा नेता भड़क गए। उन्होंने गुस्सा जताया कि केसीआर सरकार और बीआरएस नेताओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम सम्मान नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र नाइक ने बीआरएस नेताओं के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र नाइक ने याद दिलाया कि केसीआर ने भ्रष्ट धन से राष्ट्रपति मुर्मू को हराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि बीआरएस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर महिला विरोधी और वही उन्होंने अपनी बेटी को एमएलसी बना दिया, लेकिन श्रीकांताचारी की मां को कोई पद नहीं दिया गया। और रविंद्र नाइक ने कहा है कि राज्य में आदिवासी महिलाओं के खिलाफ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य में महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जारी आपसी शीत युद्ध से भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक एमवीएस प्रभाकर भड़के हुए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक एमवीएस प्रभाकर ने कहा है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां अदालत को राज्य में बजट बैठकों के संचालन का मार्गदर्शन करना पड़ रहा है और उन्होंने कहा है कि कई मामलों में कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देता रहा है। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जारी आपसी शीत युद्ध से भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक एनवीएस प्रभाकर भड़के हुए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां अदालत को राज्य में बजट बैठकों के संचालन का मार्गदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कई मामलों में कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देता रहा है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस, पुलिस नोटिफिकेशन, सीएस और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। एनवीएस के प्रभाकर ने कहा कि हाईकोर्ट भले ही 9 साल से राज्य सरकार को परेशान कर रहा है, लेकिन सरकार ने नींद नहीं खुली है। एनवीएस चाहते हैं कि राज्य सरकार इस विधायी सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में तथ्यों का उल्लेख करे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा है कि एसआई और कांस्टेबल प्रत्याशियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अभ्यर्थियों की मदद के लिए भाजपा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने डीजीपी कार्यालय पर उस समय बर्बर हमला किया जब वे उम्मीदवारों का समर्थन करने निकले थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रयासों से सरकार गिरी है। भानु प्रकाश ने कहा है कि इसलिए उम्मीदवारों के साथ अंक जोड़कर निर्णय लिया गया। अगर भविष्य में छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो वे संघर्ष करेंगे।
मंगलहाट पुलिस ने भाजपा विधायक राजा सिंह को नोटिस जारी किया। ये नोटिस यह कहते हुए जारी किए गए कि उन्होंने पिछले महीने 29 जनवरी को मुंबई में हुए कार्यक्रम में धार्मिक नफरत भड़काने वाली टिप्पणी की थी। पुलिस ने राजा सिंह को स्पष्ट कर दिया है कि वह 2 दिन के भीतर नोटिस का जवाब दे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर राजा सिंह पुलिस के नोटिस से नाराज है। राजा सिंह ने कहा है कि वह हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों से लव जिहाद, धर्मांतरण और गोहत्या पर कानून लाने की मांग करते हैं। उन्होंने पूछा है कि तेलंगाना पुलिस इस बात से नाराज क्यों है कि जिस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया वह महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने कहा है कि 2 बार विधायक रहने से उन्हें अच्छा जीवन मिला है। उन्होंने कहा है कि अब वह धर्म के लिए मरने और धर्म के लिए जीने के उद्देश्य से काम करेंगे। राजा सिंह ने टिप्पणी की है कि वह हर चीज के लिए तैयार है, चाहे उन्हें जेल भेजा जाए या तेलंगाना से निकाला जाए। वह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। राजा सिंह ने कहा है कि मैं बेंगलुरु आया हूँ। बेंगलुरु हाईकोर्ट में एक मामला विचाराधीन है। MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयं संघ के खिलाफ बयान दिया था और उस बयान में प्रत्युत्तर में मैंने जवाब दिया था। इसे लेकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सागर रेड्डी जिले के अमीनपुर नगर पालिका अंतर्गत पेड्डा चेरुवु श्री साई बाबा मंदिर के साथ वर्षगांठ मनाई गई है और इस समारोह में विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी ने भाग लिया है। विधायक ने कहा है कि मंदिरों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनाना चाहिए। उन्होंने अमीनपुर क्षेत्र के निवासियों और बुजुर्गों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वर्षगांठ कार्यक्रम में योगदान दिया है। अमीनपुर नगर पालिका अध्यक्ष तुमल्ला पांडुरंगा रेड्डी, आयुक्त सुजाता और इस कार्यक्रम में कारपोरेटरों ने भाग लिया है। हाल ही में 94 IPS अधिकारियों के तबादले करने वाली तेलंगाना सरकार ने हाल ही में राज्य में बड़े पैमाने पर IAS के तबादले किए हैं। जिलाधिकारियों सहित कई सरकारी विभागों के सचिवों का तबादला किया गया है और सभी 15 लोगों का तबादला को लेकर सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव शांता कुमारी ने महिला और बाल कल्याण के लिए विशेष सचिव के रूप में भारती हेलोकेरी, निजामाबाद कलेक्टर के रूप में राजीव गांधी, हनुमंतु हनमकोंडा कलेक्टर के रूप में सिकता पटनायक, हसीफाबाद कलेक्टर के रूप में शेख यासिन बादशाह, महबूबनगर कलेक्टर के रूप में जी रवि, सूर्यापेट कलेक्टर के रूप में वेंकटराव, विकाराबाद कलेक्टर के रूप में नारायण रेड्डी, हरीश रेड्डी को रंगारेड्डी, राजश्री शाह को मेदक कलेक्टर, कर्णन को जगतियाल कलेक्टर, वरुण रेड्डी को निर्मल कलेक्टर, पवार को वनपर्ती कलेक्टर और अमय कुमार को मेडचल कलेक्टर के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदार देने की आदेश जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव के समय तेलंगाना सरकार ने IAS और IPS अधिकारी के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। ऐसी खबरें हैं कि राज्य सरकार चुनावी टीम तैयार कर रही है। ग्रुप 1 की मुख्य परीक्षा की तारीखें तय की गई है। TSPSC ने खुलासा किया है कि ग्रुप 1 मेंस परीक्षा 5 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। 5 जून को सामान्य अंग्रेजी, 6 जून को सामान्य निबंध और 7 जून को इतिहास, संस्कृति, भूगोल की परीक्षा होगी। 8 जून को भारतीय समाज, संविधान, शासन विषय पर परीक्षा होगी। TSPSC ने कहा है कि अर्थव्यवस्था विकास के लिए 9 जून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 10 जून और तेलंगाना आंदोलन राज्य के दर्जे के लिए 12 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। TSPSC ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों के समानांतर आरक्षण लिया गया है। मल्टी जोन व आरक्षण के हिसाब से 1 मुकाबले 50 के हिसाब से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ग्रुप 1 के कुल 503 पदों के लिए 3,80,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रीलियम के लिए राज्य भर में 1019 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2,86,051 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। IPS अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह पाटिल ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के सतर्कता विभाग के SP से रूप में कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने हैदराबाद बस भवन में अपने कक्ष में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें हाल ही में TSRTC सतर्कता SP के रूप में नियुक्त किया गया, जो मुलुगु के SP थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कारपोरेशन के MDVC सज्जनार से शिष्टाचार के साथ मुलाकात की। सज्जनार ने इस अवसर पर संग्राम सिंह पाटिल को बधाई दी है और सज्जनार ने संगठन के विकास के लिए एक अच्छे IPS अधिकारी की नियुक्ति के लिए तेलंगाना राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। सज्जनार ने कहा है कि संग्राम सिंह जो स्वयं एक डॉक्टर है, उनकी सेवाओं का उपयोग तारनाका अस्पताल में कर्मचारियों की सुविधाओं और कल्याण को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। बसपा के प्रदेश प्रवक्ता वेंकटेश चौहान और अरुणा क्वीन ने दावा किया है कि सपा के राज्य प्रमुख RSP पर विधायक गुव्वाला बालराजू की टिप्पणी को मंत्री KTR द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के हिस्से के रूप में पढ़ा गया। उन्होंने आलोचना की है कि रईसों के लिए चम्मच और गुलाम के रूप में काम करने वाले फार्म हाउस में बेचे गए गुव्वाला बालराजू द्वारा स्वाभिमान की बात करना विडंबना है। तेलंगाना राज्य भर में बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देखते हुए BRS विधायक आगामी चुनाव हारने के डर से RS प्रवीण कुमार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं।
केंद्र सरकार ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के विकास पर फोकस किया है। हाल ही में हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन के विकास से जुड़ी कार्यों की शुरुआत की। रेलवे स्टेशन अभी निर्माणाधीन है। मुख्य रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तेजी से पूर्ण विकास कार्य के दौरों से गुजर रहा है। अधिकारियों ने विकास पर लगाम कसते हुए अक्टूबर 2025 तक कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे स्टेशन के वर्तमान में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए अधिकारियों ने कहा है कि मिट्टी परीक्षण, फोटोग्राफिक सर्वे से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और अगले चरण के निर्माण कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं। फोटोग्राफिक सर्वेक्षण और सीमा नमूनाकरण के आधार पर साइट लेआउट का काम प्रगति पर है। रेलवे अधिकारियों ने उन्नत स्टेशन भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बुकिंग कार्यालय बनाने के लिए कदम उठाए हैं। मौजूदा स्टेशन के उत्तर में बहुस्तरीय कार पार्किंग को समायोजित करने के लिए मौजूदा बुकिंग कार्यालय को स्थानांतरित किया जाना है और इसके साथ ही वे बुकिंग सेंटर को अस्थायी रूप से वाहन पार्किंग गेट नंबर 3 पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं और इस लिहाज से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी तरह अधिकारियों ने पुराने रेलवे क्वार्टर्स हटाकर नए आरपीएफ कार्यालय के निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू कर दी है। भूमि न केवल कास्टिंग यार्ड की स्थापना महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री के कार्य क्षेत्र के लिए बल्कि सामग्री के भंडारण के लिए भी आवंटित की जाती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे साइट और स्टेशन के बीच सामग्री के परिवहन में मदद मिलेगी। नए डिजाइन किए गए स्टेशन भवन के लिए प्लेटफॉर्म की छत के डिजाइन और कवर ओवर शेल्टर को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्लेटफॉर्मों पर ट्रेन यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के अलावा अधिकारियों एक सुखद वातावरण प्रदान करने और आधुनिक निर्माण करने के लिए एक नया एलिवेटेड कवर डिजाइन कर रही है। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि क्वेंट कंपनी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। सज्जनार ने सुझाव दिया है कि क्यूनेट पर भरोसा करके लोगों को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। आरटीसी के एमडी ने कहा है कि सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रमोट करना देश की जनता को धोखा देने जैसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन सेलिब्रिटीज के साथ विज्ञापन कर ठगी कर रहे हैं और साथ ही सज्जनार ने कहा है कि ईडी क्यूनेट कंपनी के लेन देन की जांच जारी रखे हुए है। क्यूनेट को विज्ञापन देने वाली कई प्रमुख अभिनेताओं को नोटिस दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी का नाम बदलकर लोगों को ठगा जा रहा है। हैदराबाद में आईटी के लगातार छापेमारी से हड़कंप मच गया है। पिछले 2 महीने से आईटी अधिकारी सत्ताधारी बीआरएस पार्टी के साथ कई कारोबारियों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी कर रही है। आईटी अधिकारी बीआरएस एमएलसी वेंकटरामी रेड्डी के घर और उनसे जुड़े होने का दावा करने वाले कई संगठनों की तलाशी ले रही है। आईटी अधिकारियों ने सगा रेड्डी जिले के तेलापुर में वसुधा वर्मा, राजपुष्पा, वर्टेक्स और मुप्पा कंपनियों समेत 51 इलाकों में छापेमारी की है और 5 वाहनों में आईटी अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की है। सिकंदराबाद स्थित डेक्कन मॉल की बिल्डिंग को ढहाने का काम चल रहा है। कुछ समय पहले अधिकारियों को इमारत के आधे हिस्से को जमीन पर गिरा दिया है। मुख्य द्वार की ओर एलाकार की इमारत की 6 मंजिलें एक ही बार में धराशायी हो गई है। इससे आसपास की धूलीकण फैल गया है और बाई और की मंजिला इमारत अभी भी धूलीकण है। अधिकारी पिछले 6 दिनों से इमारत को गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसे पूरी तरह से गिराने में 3 दिन और लगेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आसपास की इमारतों को बिना किसी खतरे की इमारत गिराने का काम किया जा रहा है।